हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 यानी कि 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो घटना चक्र का नया वाला बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग साइंस वाले सेक्शन में केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही सेशन में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स कवर करा दिया था। ऑलमोस्ट यह बुक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। जिन्होंने भी और सेक्शन नहीं देखे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, उसके बाद बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, सब जा कर के देख लीजिए। मैंने इनका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार फ्रेंड्स सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 घटना चक्र साइंस वाले सेक्शन में केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रसायन विज्ञान, और ध्यान दीजिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ये प्रश्न बीपीएससी में कब पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 का प्रश्न है। चलिए सब लोग पहला प्रश्न पढ़िएगा कि लोहे का विशुद्धतम रूप है, यानी कि इसमें से लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कच्चे लोहे की तुलना में यह जो पिटवा लोहा है बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। अच्छा, बात लोहा की आई हुई है, अंग्रेजी में इसको हम लोग आयरन बोलते हैं और इसका सिंबल क्या है, Fe होता है, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है और लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला एलिमेंट है। तो कम से कम इतना बेसिक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा इसमें से एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न 65 बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है एंटोनी लेवेजियर को, यानी कि एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से मैंने आपको इस बुक का मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, एंशिएंट कराया हुआ है, मेडाइवल हिस्ट्री करा दिया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए मैंने बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, साइंस वाले सेक्शन में बायोलॉजी और फिजिक्स कवर करा दिया है, पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट करा दिया है, इंडियन ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया हुआ है। तो मैंने इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, बताइए। ये देखिए 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में मूल कण बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। ये तो आपको पता है कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर जो आपका सेल होता है, कक्षा होता है, उसमें चक्कर लगाता है, ठीक है। और आपको पता है कि नाभिक का धनावेश प्रोटॉन को कारण होता है,
ठीक है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा परमाणु के नाभिक में, तो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए देखिएगा किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर होगा अवगाद्रो का नियम। देखिए अवगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसें के जो गैस हैं उनके समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है। और देखिए किसी गैस के 1 ग्राम जो आपका 1 ग्राम मोल अणु की संख्या, उसी को हम लोग अवगाद्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 है और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि आपका जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना, सबसे जान लीजिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या होता है प्लस आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है। तो मान लीजिए कि 18 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया, यानी कि प्रोटॉन भी इसमें 18 है। ठीक है ना। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 20 है। तो आप 18 + 20 देखिए 38 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा गया है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा कराया था कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। बताइए निम्नतम अवस्था में, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है ये होती है C/137, जहाँ C जो है ये C ये आपका प्रकाश का चाल है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न अभी रिसेंटली बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यहाँ पर देखिए दिया भी गया है PO और 24294 कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्कस कराया था कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपका करिए, देखिए ये ऐसे लिखा गया है 242 ऊपर है, ठीक है ना, और 92 यहाँ पर 94 यहाँ पर नीचे है। तो 242 में से 94 को हम माइनस करेंगे तो 148 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी कि चार्जलेस है। बताइए। तो आपको पता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्लियर। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, जेम्स चैडविक ने। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है ना। अल्फा किरण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के एक अल्फा कण बनाते हैं, यह आपको पता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। बताइए। तो देखिए समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार अलग अलग होता है, वही समस्थानिक कहलाते हैं। और समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। समान परमाणु भार वाले, अब मैंने तो अभी बताया समान परमाणु संख्या वाले समस्थानिक कहलाते हैं और समान परमाणु भार वाले को समभारिक कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। नाभिकीय विखंडन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है ना, ये आपका न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटना, इस प्रक्रिया को हम लोग न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं।
यानी कि नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि फैराडे स्थिरांक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे स्थिरांक बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या है, तो फैराडे स्थिरांक आपका एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है ना। और ये होता है कितना, तो 96487 कैलोरी, ठीक है ना, पर मोल होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। अच्छा, पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको कभी बताया होगा, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। और पीएच स्केल पर क्या होता है कि 7 जिसका भी आपका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, वो उदासीन होता है। और 7 से जिसका अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से जिसका कम होता है वो आपका अम्लीय होता है, ठीक है। तो पीएच मान 7 है, यानी कि विलयन कैसा है, उदासीन है। तो एक तो उदासीन विलयन होता है, और शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है। शुद्ध पानी और जो हम लोग नमक खाते हैं, खाने वाला नमक, उसका भी पीएच मान 7 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है। तो मैंने बताया 7 से अधिक क्षारीय होते हैं, और 7 से कम आपके अम्लीय होते हैं, 7 उदासीन होता है। पानी का पीएच मान, तो जस्ट मैंने बताया पानी का पीएच मान 7 होता है। चले देखिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। निम्नलिखित में से, इसमें से आपको बताना, ऑप्शन में से बताइए। तो देखिए, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपने ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर आपका बोरॉन हो जाएगा, ठीक है ना। बोरॉन का इसमें से गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि बीपीएससी प्रश्न रिपीट करता है। तो जो आपका नीलम है उसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र Al2O3, ठीक है ना, Al2O3। क्लियर, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि चेंजिंग कितना हो रहा है, परिवर्तन कितना होता है, तो आपका 6 से 3 हो रहा है, यानी कि 6 - 3 यानी कि 3 का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो pH2, ठीक है ना। देखिए एक घोल का मतलब आपका सीधे देख लीजिए, एक तरीका है यहाँ पर कैसे, मतलब 10 के पावर -3, क्योंकि यहाँ पर देखिए pH2 बाई pH1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log H+ आयन, ठीक है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा log H+, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कितना हो जाएगा, चेंजिंग कितना है, तो आपका मतलब 3 का है ना, तो यहाँ पर आपका 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 0.00001, यानी कि 1/, आपका कितना है, 1000 है, ठीक है ना। तो 1000 गुना यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। अच्छा, ब्रोमीन के बारे में पूछा गया है। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो होता है ये लाल होता है, गहरा लाल रंग, ठीक है ना। इसमें तीक्ष्ण गंध भी होता है, और एक तरह का यह वाष्पशील द्रव्य भी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है ना। लाल द्रव है, और ये आपका तीक्ष्ण गंध भी होता है इसमें। क्लियर। और ये आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हैलोजन ग्रुप किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें से नहीं है। तो आप देखिएगा, इसमें से यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये आपके रेडियोधर्मी तत्व। कैडमियम नहीं है, कैडमियम नहीं है। कैडमियम धातु जो है, इसका वर्गीकरण ट्रांजिशन मेटल के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और कैडमियम का उपयोग जो है ये आपका बैटरी के उत्पादन में किया जाता है, निकेल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, संघनन क्या है। संघनन क्या है, तो संघनन जो है ना, संघनन जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है, तब इस स्थिति को हम लोग कंडेंसेशन यानी कि संघनन बोलते हैं,
ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर के द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? बताइए, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको जाना जाता है विलयन की सांद्रता के रूप में। ठीक है ना, विलयन की सांद्रता के रूप में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, देखिए 69th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। ठीक है ना, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का, ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है, ये आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। तो लोहा का जो गैल्वेनाइजेशन होता है, आपको पता है कि जंग से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, और उस पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़ा साफ करने में जो आपके डिटर्जेंट होते हैं वो क्या हैं? तो फ्रेंड्स, वो आपके सल्फोनेट हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सल्फोनेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फोनेट याद रखिएगा, यहाँ पर सल्फोनेट होगा। चलिए उसके बाद देखिए, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पसीने की ना, तो पसीने में सबसे मुख्य रूप से बात करते हैं तो पानी होता है, ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन इसमें कुछ खनिज अम्ल भी होते हैं, यूरिया भी होते हैं, और मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से। देखिए नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लू विट्रियल अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, यही है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। चलिए देखिएगा, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बखूबी आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए भौतिक पूछा गया, लोहे में जलन लगना ये रासायनिक है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक है, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना ये भी नहीं होगा, पानी का उबलना ये आपका भौतिक है। ठीक है ना, यानी कि भौतिक में क्या होता है? भौतिक में आपका क्या होगा? फिर से मूल अवस्था में वापस आ जाएगा पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक लौह धात्विक खनिज है? लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, सॉरी अलौह है, अलौह, लौह नहीं अलौह है। ठीक है, तो अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे का अंश का क्या होता है? अभाव होता है। कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता, ठीक है ना, ये सभी है जिसमें लोहे की मात्रा आपकी नहीं होती है। और वे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लौह धात्विक बोलेंगे, जैसे कि मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम वगैरह। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अलौह जो होगा इसमें से आपका कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए कोबाल्ट, निकेल, और मैंने टीन भी बताया था, तांबा भी आप याद रख लीजिएगा, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज जो है ये धात्विक है, लौह धात्विक। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ट्यूबलाइट और प्रखनली का जो ग्लास बनाया जाता है वो किस कांच का बना होता है, मतलब किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ट्यूबलाइट और प्रखनली का प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास होता है वो आपका क्षारीय धातु के सिलिकेट का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड और सोडियम और अनऑक्साइड से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? सिलिका दिया गया है। ठीक है ना, सिलिका दिया गया है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलिका। ठीक है, और ये बना होता है किसका? क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का एक अक्रिस्टलीय पदार्थ मिश्रण है। ठीक है ना, सिलिका, सीरियम ऑक्साइड और सोडियम और अनऑक्साइड से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है?
तो विद्युत चालकता सबसे अधिक निम्न में से इसमें से बताना। तो यहाँ पर देखिए चांदी का हो जाएगा, रजत का हो जाएगा, ठीक है, चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस पाई जाती है ये गैस आपका नाइट्रोजन है, 78% होता है। याद रखिएगा, कार्बन 0.03% होता है, ठीक है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रश्न को पढ़िए, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्कोहल को जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, यूरेनियम का। इसके अलावा भी थोरियम, प्लूटोनियम, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साधारणतः शब्द लगा हुआ है, साधारणतः, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सामान्यतः, साधारणतः यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्लोरीन और बकीबॉल खाली स्थान दिया गया कार्बन परमाणु का बना होता है। फ्लोरीन कार्बन का एक आपका अपरूप है, आपको पता है, और इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और इसका उपयोग जो है अतिचालकता, अर्धचालक और जो लुब्रिकेंट होते हैं इन सब में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिएगा कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए दाब और क्वथनांक जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इनके बीच जो होता है आपका समानुपातिक संबंध होता है। जैसे कि दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। और यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है, अधिक ऊंचाई पर, तो देखिए ऊंचाई पर जो है दाब घट जाता है, इसी कारण जो है क्वथनांक भी घट जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित लिखा जाए तो ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारी का तात्पर्य है कि घनत्व किसका ज़्यादा है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं विकल्प में से, तो प्लैटिनम जो है ये सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है। तो इसमें से प्लैटिनम इसका आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। बताइए कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी के संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया था, ठीक है ना, आपका E = mc², आपको याद भी होगा, ठीक है ना, E = mc², ठीक है। यहाँ पर देखिए आइंस्टीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, E क्या है? यहाँ पर ऊर्जा है, M क्या है? द्रव्यमान है, और C क्या है? प्रकाश की वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बताइए, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में। तो फ्रेंड्स, ये आपका रासायनिक विद्युत में जो आपके सेल होते हैं ना, बैटरी होते हैं, ये करते हैं, ईंधन सेल, फ्यूल सेल करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है ना। और इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। क्लियर, याद रखिएगा। जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम, उसी का उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का याद रखिएगा CaSO4 × 2H2 होता है, ये जिप्सम का है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करा जाता है तो यह जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या एक तरह का जिप्सम ही तो है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा रहा है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O मैंने अभी जस्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा।
देखिए एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको एल्कीन बोला जाता है। डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको एल्कीन, सिंगल को एल्केन बोलते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, उसको एल्काइन बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, इसको एल्कीन बोलेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग एसेटिक एसिड, ठीक है ना, एसेटिक एसिड बोलते हैं। सिरके का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक एसिड है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसेटिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स सिरके में होता है एसिटिक एसिड, अभी हमने बताया था। सिट्रिक एसिड होता है जो आपके खट्टे फल होते हैं ना, जैसे नींबू संतरा वगैरह में होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? सोडा वाटर की बोतल खोलने पर ऑब्वियसली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतः क्षेपित की जाती है, ठीक है। देखिए मिनरल क्या है, खनिज क्या है? तो खनिज जो होता है मिनरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अकार्बनिक ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, ठीक है ना, नागासाकी और हिरोशिमा पर आपको याद होगा, तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो आपका फैटमैन नाम से गिराया गया था, ठीक है ना, फैटमैन था। और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक रूप में किया गया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और जो आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था उसको लिटिल बॉय कहा जाता है, और उसमें विस्फोटक रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलेगा, बताइए। तो एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा आपका जो आपके प्राकृतिक एलिमेंट हैं उनमें मिलेगा, प्राकृतिक तत्वों में, ठीक है। चलिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील, तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद आपका कैल्शियम होगा, ठीक है ना। तो पोटेशियम देखिए यहाँ पर इसका सिंबल के होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु देखिए मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं जैसे कि कैडमियम, बिस्मथ और जस्ते की मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। बहुत लोग इसमें प्लेटिनम लगा देंगे, लेकिन इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये आपकी जो हाइड्रोजनीकरण होता है ना, आपको पता है इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है, और यही प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में, ठीक है ना, निम्न वाक्य पर विचार करें और यहाँ से आपको आंसर चुन करके सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। देखिए उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, ये आपका गलत है। ये आपकी यूरेनियम और सीसा जो है ये आपको उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में जो आपका टेबल साल्ट के समान होता है भौतिक गुण में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और हमारा जो टेबल साल्ट होता है खाने वाला नमक होता है, ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी वही प्रश्न आ गया कि खाने वाला नमक जो होता है NaCl ये किससे बना होता है? तो ये आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी का कार्बन मूल तत्व होगा, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो इसमें से अगर हम विकल्प के अनुसार बात करते हैं तो आपको किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ठीक है ना, किरोसिन में, ध्यान रखिएगा।
चले तो यहाँ पर आपका किरोसिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में, तो फ्रेंड्स सिगरेट के लाइटर में इसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन C4H10 होता है, ठीक है ना, और ये एल्केन ग्रुप का है, आपको भी पता है। चलिए, ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की बात की जा रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटेन भी है और यहाँ पर प्रोपेन भी है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है ये आपका आइसोप्रेन का बहुलक है, ठीक है ना। बहुलक यानी कि पॉलीमर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, एथिलीन का। क्लियर। और एथिलीन जो होता है ना, एक तरह का गैसीय पादप हार्मोन है, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है ये आपका किसका बहुलक है? देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर मैं अंग्रेजी टर्म लिख रहा हूँ, PTFE, याद रखिए, इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसी को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। और ये जो PTFE है यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उपयोग जो होता है ये बर्तन पर न चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिकी सतह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? बेकेलाइट, तो बेकेलाइट जो बनता है ये आपका क्या बनता है? तो फ्रेंड्स ये बनता है आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। चलिए, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाया जाने वाला एक तरह का फैट का टाइप है, प्रकार है वसा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वसा राइट आंसर हो जाएगा, वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही दिया गया है? ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं और इनके अपरूप हैं, ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। क्लियर। जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत धारा का जो होता है इसमें से चालक होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हैं। और हीरा जो है ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है, ठीक है। चलिए, और दोनों जो होते हैं कार्बन सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं, क्लियर, जिसके कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भी एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। एक जैसी क्रिस्टल संरचना, विद्युत चालकता समान नहीं, विद्युत चालकता तो अलग अलग होगी और क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है, तो ये गलत हो गया। कठोरता भी अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि हीरा ज़्यादा कठोर है वहीं ग्रेफाइट कम कठोर है। विद्युत चालकता अलग अलग होती है क्योंकि ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है, हीरे की कम होती है। एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, फिर एक समान, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक समान विद्युत रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और ध्यान रखिएगा उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। चलिए देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो अभी मैंने एलपीजी के बारे में बताया है, एलपीजी में क्या होता है? तो एलपीजी में फ्रेंड्स आपका होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन भी है और प्रोपेन भी है, तो एक से अधिक राइट आंसर होगा। देख सकते हैं प्रश्न रिपीट होता है बीपीएससी में, ठीक है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस मैंने बताया था
कि वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय औरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। और इसमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है ना, जलवाष्प है और CFC गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला N2O होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। सेम प्रश्न है बट आप देख सकते हैं ये 65वीं BPSC में पूछा गया है और ये आपका 64वीं BPSC में पूछा गया है। प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन भी एक ही जैसा है, सेम क्वेश्चन है ये। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल कोई भी चीज़ इसका अपूर्ण दहन होगा ना तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को निर्मित करता है, जो कि एक जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। चलिए, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को हटाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो फ्रेंड्स ये पायसीकरण के द्वारा, ठीक है ना, पायसीकरण के द्वारा हटाता है। ठीक है, पायसीकरण यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। D2O को भारी जल बोला जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम है ये। क्लियर? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक ना, मंदक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए और सही आंसर यहाँ से आपको कोट में से चुन करके बताना है। चलिए, एस्पार्टम क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पार्टम आपका कृत्रिम मधुरक हो जाएगा ना। ठीक है, फ्रेयॉन क्या है? तो फ्रेयॉन एक तरह का प्रशीतक है, प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेयॉन का, रेफ्रिजरेटर वगैरह में। नियोप्रिन क्या है? तो संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल एक प्रतिहिस्टेमिन है। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर दिया गया है इसका। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी मात्रा होगी। और आपको पता है कि ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल ये मिलकर के पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो इन्हीं को अम्ल वर्षा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा मेरे ख्याल से तो इसमें से आपका एक से अधिक आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि कल कारखानों से होता है, पेट्रोल से भी तो गाड़ी वगैरह से हम जो चलाते हैं तो उसमें से लेड वगैरह निकलता है। ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर इसका आंसर होगा, बना लीजिएगा। चलिए देखिए, शुष्क बर्फ क्या है? सूखा बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्राई आइस जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है CaO को। CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है, क्विक लाइम, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी दूधिया होता है किसके कारण? बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य घटक है वो चूना पत्थर है और सिलिका है। चूना पत्थर भी है और यहाँ पर सिलिका भी दिया गया है। तो एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? वैसे भी इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार बैटरी में आपका सेकेंडरी सेल है उसी का प्रयोग किया जाता है। और सेकेंडरी सेल में यानी कि द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के टनों विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? देखिए फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, अभी मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल के टनु विलयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? बताइएगा। खीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला में भी कार्बन होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सख्त इसमें से कौन सा है? सबसे हार्ड निम्न में से?
निम्न में से सबसे हार्ड जो है इसमें से हीरा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। जो खाने की वस्तु है उसके परिरक्षण हेतु, तो फ्रेंड्स सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न है कि पारद धातु मिश्रण है पारद, तो पारद जो है फ्रेंड्स ये आपका ये पारद युक्त मिश्र धातु है, ठीक है ना, पारद युक्त, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस, तो खाना बनाने में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है आपका मीथेन का, ठीक है ना, यहाँ पर मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं और इसे गोबर कूड़ा कचरा इन सब से प्राप्त किया जाता है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना। CH4 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है बायोगैस में, तो बायोगैस में मेनली मीथेन होता है, ठीक है, बायोगैस में मेनली मीथेन होता है। देखिए निम्न धातु में से कौन समान ताप पर द्रव है। अब यहाँ पर देखिए धातु पूछा गया है, अगर अधातु पूछता तब तो आप ब्रोमीन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु पूछा गया है तो धातु ये पारा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरकरी भी बोलते हैं इसको। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या है। बिना द्रव्य में आए ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं जो है यह आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। चलिए खट्टा जो होता है नींबू, ये किस कारण से होता है, तो मैंने बताया था कि जो खट्टे फल होते हैं नींबू संतरा, इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक सिरका में होता है। टार्टरिक जो होता है यह आपके अंगूर इमली इन सब में टार्टरिक पाया जाता है। चलिए देखिएगा वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। वाहन से जो गैस निकलता है, तो वाहनों से जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब होते हैं, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिला करके, ठीक है ना, उसकी कठोरता, तन्यता और सुघट्यता उसको प्रदान की जाती है। और लोहा जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं उतना ही कठोर बन जाता है, ठीक है ना, और कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। देखिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम प्राप्त किया गया था, तो ये किया गया था पिच ब्लेंड से, ठीक है ना, पिच ब्लेंड से, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए पिच ब्लेंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो तैरने के तालाब से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण होता है कि तालाब का जल शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और क्लोरीन की अधिकता के कारण ही शरीर की जो त्वचा होती है ये आपकी जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे तो पानी बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, पानी बनेगा। आप देख लीजिए जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे ना तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, तो आप ये 2H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है ना। सोने को घोला जा सकता है, सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है, एक्वा रेजिया में, ठीक है ना, एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन में तो एक्वा रेजिया है नहीं, एक्वा रेजिया होता किसका मिश्रण है, तो ये आपका नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ऐसा तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोफ्लोरिक, ठीक है ना, H2F। बताइए ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया करेगा, क्लियर, और बोतल में विस्फोट हो जाएगा, इसीलिए नहीं रखा जाता है। देखिए वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। निष्पर जी वायु में थोड़ी देर रखने पर उस धातु के ऊपर हल्के रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है, तो वह धातु जो है वो तांबा है, ठीक है ना, तांबा है, ठीक है।
चलिए देखिएगा कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्ट्रोंशियम के कारण लाल दिखाई देता है। चलिए तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो देखिए नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना, ये एक तरह का एस्टर है। ठीक है ना, इसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है, एस्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि बताइए, अत्यधिक दाब पर संपीड़ित करके गैस को द्रवीभूत किया जाता है एलपीजी में, और दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी। इसी कारण इसमें दाब मापक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑब्वियसली लोहा प्राप्त किया जाएगा आपके हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट ध्यान रखिएगा लोहे का अयस्क है। ठीक है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जल में अधिक विलय होता है। जल में जो होता है यह आपका कम विलय होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा इसमें से असत्य है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हल्के पीले रंग का ये चूर्ण होता है और क्लोरीन जैसी इसमें गंध आती है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर, बाकी सब ठीक दिया गया है। कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ए हो जाएगा। चलिए, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग प्रगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रगलन बोलते हैं। ठीक है। चलिए प्रगलन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जस्ते से एक आयतन भाग, यहाँ पर उसका घनत्व भी दिया गया है कि दो आयतन भाग तांबा, ठीक है, से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व पूछा गया है। ठीक है ना, पीतल का घनत्व। तो देखिए 3 भाग जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 2 भाग तांबा का है और 1 भाग आपका जस्ता का है। ठीक है ना, यानी कि आपका 3 गुना पीतल है, मतलब इनको मिलाने पर पीतल बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं पीतल का घनत्व आपसे पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा 1 भाग जस्ता। ठीक है ना, 1 भाग आपका जस्ता है और यहाँ पर कितना है? 2 भाग तांबा है। यही ना, 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा। तो यहाँ पर सबका रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो 8300 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? पीतल के घटक, तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर देखिए तांबा और जस्ता दिया गया, कॉपर और जिंक। ठीक है। देखिए जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है, और आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने से क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जब लोहे पर जंग लगने के समय बाद जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। देखिए दरअसल बीपीएससी ने जो है इसका आंसर माना हुआ है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है। बीपीएससी ने इसका आंसर माना हुआ है लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है यह मिश्र धातु किसका है? बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात पर मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और जिसमें जंग नहीं लगता है। कार्बन, ठीक है, निकेल, क्रोमियम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है ना,
कार्बन, निकल, क्रोमियम। तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नहीं ऑप्शन में तो यहाँ पर आपको निकल भी दिख रहा है, क्रोमियम भी दिख रहा है, तो तभी एक से आंसर होगा इसका ऑप्शन ही। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सेम क्वेश्चन है, तो लोहा और क्रोमियम का यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश जो होता है यह आपका होता है किस पर? अच्छा, अल्फा पर धनावेशित होता है, बीटा पर ऋणावेशित होता है, और गामा तो उदासीन है ही। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपम धातु तत्वों के लिए होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो धातु के लिए, मेटल के लिए है। तो इसमें से देखिए 8 2 10, ये तो आपका धातु है नहीं। इसमें से देखिए 8 2 10 और 7 17, ये भी आपका धातु नहीं है। 8 8 16 2 18, आप देख लीजिए ये भी धातु नहीं। यहाँ पर देखिएगा तो आपका 8 2 10 18 और 2 20, यानी कि ये कैल्शियम धातु है, ठीक है ना, ये कैल्शियम है। यहाँ पर देखेंगे तो 10 जो है आपका, ये आपका है ही नहीं, नियोन है जो कि अक्रिय गैस होता है। 17 आपका क्लोरीन है जो कि हैलोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला होगा, और ये 8 8 16 और 2 18, ये आपका अक्रिय गैस है। चलिए देखिएगा, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 3, ठीक है ना, 3 है। इस चीज़ को आप CO समूह का आबंध क्रम 3 है। और आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती, और आबंध क्रम का क्रम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 2 न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जोड़िएगा, ठीक है ना। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका अष्टफलकीय होता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है ना, अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न करेंगे कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कह रहा है कि X जो है एक तत्व, उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन पर 4 आ जाएगा, तो XH4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या, ये पहले भी मैंने बता दिया है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा होता है, ठीक है ना। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर आपका 1 पाई और 1 सिग्मा होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 पाई, यहाँ सिंगल है तो 1 पाई, यहाँ पर 1 पाई, यहाँ पर 1 पाई, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर, कितना? सिग्मा। और पाई डबल बॉन्ड पर होता है ना, तो 1 पाई यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर, तो 3 पाई हो जाएगा। इसको डायरेक्टली 12 आपका सिग्मा और 1 पाई 3 पाई याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है C6H6 होता है आपका बेंजीन का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो है ये आपका घट जाता है, ठीक है ना। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। और जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 दोनों आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, भारी पानी वह पानी होता है, बताइए। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, थोड़ा सा पढ़िए, उसमें अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी कि परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सी पढ़िएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बताइए क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये वाला होगा? नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, दूध उदाहरण है एक,
तो दूध जो है ना, दूध एक कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, कोलाइड क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। और दूध जो होता है ना, दूध आपका इमल्सन का भी उदाहरण होता है। तो कोलाइड भी है और इमल्सन भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, कोलाइड का भी और इमल्सन दोनों का। ठीक है ना, तो बी और सी इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से निश्चित रूप से आपका ग्लूकोज बनेगा, जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद देखिएगा कि जो आपका फर्मेंटेशन है, उसका आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? फर्मेंटेशन, जिसको कि हम लोग अल्कोहलिक खमीर बोलते हैं, और फर्मेंटेशन के फलस्वरूप अल्कोहल का निर्माण होता है। और कौन सा अल्कोहल? तो इथाइल अल्कोहल, जिसका शराब में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो अभी यही प्रश्न था, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जाइमेज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? सेम क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, C6H12O6 होता है। ठीक है, चलिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 यही होता है ना। अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है, बट इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी संख्या आपको समान होनी चाहिए। 46% नाइट्रोजन होता है इसमें। तो आप देख सकते कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक क्या है? तो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है अपमार्जक, यानी कि साबुन। ठीक है ना, और ये एक तरह का शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है किसका? वनस्पति तेल का। ठीक है ना, वनस्पति तेल का। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ हम लोग विवेचित करते हैं, तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। इसी को साबुनीकरण कहा जाता है। चलिए, पीतल में कौन सी धातु होती है? प्रश्न रिपीट हुआ है। तांबा और जस्ता होता है, कॉपर और जिंक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आपके क्या है, मतलब क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं, यानी कि बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। चलिए, देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों उत्सर्जित करता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, वो गैस कौन सी है? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, नाइट्रोजन है। वायु क्या है? ये प्रश्न अभी रिसेंटली टीचर एग्जाम में भी पूछा गया था। एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए, मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें एलिथ्रिन होता है। एलिथ्रिन नाम का यौगिक होता है, जो मच्छर जिससे भागते हैं। ठीक है ना, आणविक ऑक्सीकरण का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीकरण का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो फ्रेंड्स, यह दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर के समांग मिश्रण की क्रिया, इसी को हम लोग विसरण बोलते हैं, और ये विसरण है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण का उदाहरण है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कठोर पानी वह पानी होता है जो अपमार्जक, यानी कि साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है ना, जो कठोर जल होता है वो झाग नहीं बनाएगा। इसका मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए, हाथ से गैस पूछा गया है। तो मैंने बताया था, हाथ से गैस का नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है, और यहाँ पर आपको कूट में से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, त्वचा कैंसर, तो ये आपका हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण, तो डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि जो वैद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पैदा की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जाती है यूरेनियम से, ठीक है ना। विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से और अन्य विधि से भी पैदा किया जाता है विद्युत शक्ति जो है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अम्ल वर्षा के घटक। चलिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं ना कि इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा समझ करके, ठीक है ना, इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो देखिए प्राकृतिक रबर जो है ना, ये बहुलक किसका है? तो फ्रेंड्स ये आइसोप्रीन का। क्वेश्चन रिपीट होता है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में और डीजल की गुणवत्ता को सीटेन संख्या में, ठीक है ना। ऑक्टेन संख्या 0 है किसका इसमें से? तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए ऑक्टेन संख्या 0 है। देखिए आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है, ठीक है, इसका 100 है। न्यू ऑक्टेन की बात करते हैं तो 10 है। एन हेप्टेन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एन हेप्टेन, ये एन ऑक्टेन है ना, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। क्लियर? तो इसमें से आपका एन ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन भी दे रखा है। तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सीएनजी का मुख्य घटक, तो ये आपका मीथेन होता है। इसको डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये हो जाएगा केरोसिन में। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक का उदाहरण पूछा जाता है। तो देखिए पेनिसिलिन तो सबसे आसान है, आप आसानी से बता दीजिएगा पेनिसिलिन, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं तो आपका और भी है, जैसा आप जानते भी हैं, ठीक है। और पेनिसिलिन की जो आपका एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने किया था, ये भी मुझे कमेंट करके आप बताइए। क्लियर? चलिए और बाकी देख सकते हैं, इसमें से एस्पिरिन दे रखा है। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल पीड़कनाशी होते हैं ना, और ज्वरनाशी औषधियाँ हैं, ठीक है, पीड़कनाशी और ज्वरनाशी। एस्पिरिन दर्द वगैरह में यूज़ किया जाता है और पैरासीटामोल आपका ज्वरनाशक है। चलिए और यहाँ पर क्लोरोक्विन है, ये आपका मलेरिया रोधी होता है, ठीक है ना, क्लोरोक्विन। चलिए उसके बाद देखिए किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? तो यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। चलिए उसके बाद देखिए जस्ते से बनता है, तो जस्ते से क्या बनेगा? विद्युत बैटरी। यूरेनियम से क्या बनेगा? तो यूरेनियम से बिजली बन जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है। कोयला का उपयोग किया जाता है, तो खाने में नहीं किया जाता है, नाव बनाने में, जलाने में किया जाता है कोयला का उपयोग, ठीक है ना। हीरा अपरूप है, हीरा एलोट्रोप्स है, तो ये कार्बन का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या है? एक्सरे हमने पढ़ा हुआ ना, तो एक्स का मतलब अननोन होता है, अज्ञात होता है, ठीक है ना। एक्सरे की खोज रंजन ने किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाटर गैस का मिश्रण किसका, मतलब वाटर गैस किसका मिश्रण है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो फ्रेंड्स ये आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ठीक है ना, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य क्या होता है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही ठंडा होता है, और जल का यही गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। चलिए कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं,
इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में इन्हें जाना जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, जलवाष्प, ठीक है ना। चलिए अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? धातु कार्बोनेट से। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखिएगा ये वाला पूछा गया है कि कौन सा अम्ल है ये, तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं और इनमें से एक आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, यानी कि किस में? तो ये आपका हो जाएगा क्षार में, ठीक है ना। लाल लिटमस, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सिरका हो जाएगा। चलिए शुष्क HCl गैस, देखिए शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? लिटमस पेपर का रंग केवल आपका हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिनियम आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है, ठीक है ना। कोई यहाँ पर देखिए H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3+O आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है और इसी को जो H3O+ है इसी को हम लोग हाइड्रोक्सोनियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम का पता लगाइए। विषम इसमें से कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है? फल का पकना रासायनिक है, सीमेंट का सीटिंग भी रासायनिक है, कोयले का जलना भी रासायनिक है, ठीक है ना। तो इसमें से आपके सारे के सारे रासायनिक उदाहरण हैं, क्लियर। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसमें से। देखिए हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स हीरे और ग्रेफाइट के बारे में हम बात करते हैं। बताइए। इस वाले प्रश्न का आंसर मैंने क्या बताया था? ऑप्शन ई बताया था ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए हीरा जो है ना, हीरा यहाँ पर देखिएगा दोनों कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और उनकी क्रिस्टलीय संरचना मैंने बताया था कि अलग अलग होती है, कठोरता भी अलग होता है और विद्युत चालकता भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कोलाइड कणों का आकार की सीमा होती है, तो ऑप्शन ये होगा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? अक्रिस्टलीय कार्बन का, तो ये दीपक की कालिक होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा जो है प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो देखिए जो आधुनिक परमाणु प्रतीक है ना, ये बर्जिलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, बर्जिलियस, ठीक है। देखिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? बताइए। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये एक अनुत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय जिसको बदला जा सकता है, मतलब फिर से रिटर्न लाया जा सकता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय चेंज नहीं होगा। ये जिस फॉर्मेट में बदल गया ना, फिर रिटर्न उस फॉर्मेट में वो नहीं आएगा। तो ये एक अनुत्क्रमणीय है। इसमें नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल बनता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें ऊर्जा जो है उसमें भी चेंजिंग होता है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। ऊर्जा का अवशोषण होता है, बिल्कुल ये सही दे रखा है। चलिए ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स उनको हम लोग बोलते हैं जल शुष्कस, ठीक है, जिसको कि हम लोग डेसिकेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, जल शुष्क। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है ये संयोजन करता है, ठीक है, और रक्त परिसंचरण को बाधित करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा Al2O3 2SiO2 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो फ्रेंड्स ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए चीनी मिट्टी का।
और इसका नाम है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। देखिएगा कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की पतली परत चढ़ी थी, न कि जिंक की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिंक टीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है उस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, न कि जिंक की। चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो फ्रेंड्स वो आपका कौन सा है, वो आपका रिडक्शन है, अपचयन है। उसके बाद देखिए, पानी में घोलने पर उससे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? पानी में घोलने पर बताइए, ये यौगिक आपका कौन सा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर? पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। क्षारीय यानी कि बेसिकलेट कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम जो है ये आपका सफ़ेदा है, इसको हम लोग सफ़ेदा भी बोलते हैं, वाइट लेड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो एनवें कक्ष का अर्धव्यास जो है, ये आपका अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, ये आपका कितना होगा? तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? n² हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार समझ के जाइए। एरोबिक श्वसन के दौरान जो है कितने पदों का कार्बन डाइऑक्साइड में निष्कासन होता है? कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है? तो देखिए, एरोबिक श्वसन के दौरान जो है ना, ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? वायुमंडलीय प्रदूषक इसमें से किस गैस को माना जाता है? तो इसमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको हम लोग रिडक्शन यानी कि अपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेडिकल केमिस्ट्री में दबाव का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है आपके आणविक लक्ष्य पर, ठीक है ना। आणविक लक्ष्य का आधार होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रतिक्रिया की दर को धीमा कौन सा करेगा, बताइए। देखिए, सभी उत्प्रेरक जो होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को तीव्र करने का काम करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स उत्प्रेरक, तापमान और अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए इसका उचित आंसर तो डी ही होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसमें से बिजली का कुचालक जो है ये आपका कौन होगा? तो देखिए, नींबू का रस, नमकीन पानी और संतरे का जूस अपने प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर पूछेगा कौन सा कुचालक है, तो कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा मैंने कंप्लीट आपका 70 बीपीएससी घटना चक्र केमिस्ट्री 2024 कंप्लीट करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।